कहा जाता है राजनीति संभावनाओं का खेल होता है। राजनीति अपॉर्चुनिस्टिक होती है। राजनीति में कोई नैतिकता, कोई मोरालिटी, कोई एथिक्स काम नहीं करता। अगर आप बहुत एथिकल हैं, अगर आप बहुत नैतिक हैं, तो राजनीति आपके लिए नहीं है। कहा जाता है कि राजनीति में ऊंट किस करवट बैठेगा ये किसी को नहीं पता रहता। और भारत की राजनीति में खास तौर से आपको ये सारी चीजें देखने को मिलती है, क्योंकि यहां एक रात पहले तक कोई व्यक्ति किसी पार्टी के लिए बहुत लॉयल होता है, बहुत ईमानदार होता है, और सुबह जब आप उठते हैं तो न्यूज में फ्लैश हो रहा होता है कि फलाने व्यक्ति ने अपनी सारी नैतिकता, अपनी सारी मोरालिटी, अपनी सारी लॉयल्टी किसी दूसरी पार्टी के लिए दिखा दी है। क्योंकि राजनीति में ये सारी चीजें जायज हैं। एवरीथिंग इज फेयर इन लव एंड वॉर कहा जाता है, और राजनीति भी एक तरीके का वॉर ही होता है। इसीलिए भारत की राजनीति में खासतौर से कहते हैं कि यू डोंट हैव एनी परमानेंट फ्रेंड एंड यू डोंट हैव एनी परमानेंट एनिमी। व्हाट इज परमानेंट? दैट इज ओनली अपॉर्चुनिटी, कि जहां आपको अवसर मिले आप वहां पर जाकर के फिट हो जाइए। अब मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं? क्योंकि जो न्यूज या जो टॉपिक आज आपके साथ मुझे डिस्कशन करना है वो इसी से रिलेटेड है। सो हेलो एंड आई वेलकम यू ऑल टू माय दिस सेशन। आप सबको मेरी तरफ से जय हिंद। दरअसल जो न्यूज है वो ये कि आम आदमी पार्टी के अभी कुछ दिनों तक बहुत ही वफादार सिपह सालार, बहुत लॉयल पर्सन जिसको माना जाता था, राज्यसभा के सांसद राघव चड्ढा आम आदमी पार्टी से अलग हो गए हैं और अब उन्होंने बीजेपी का दामन थाम लिया। अब राघव चड्ढा बीजेपी के हो गए हैं, हम हो गए बीजेपी के। इसका मतलब यह है कि अब राघव चड्ढा का आम आदमी पार्टी से मोहभंग हो चुका है। अच्छा, कुछ दिनों पहले जिस तरह से राघव चड्ढा मीडिया के सामने आए थे और तमाम उन्होंने कुछ बातें बोली थी, अपना उन्होंने एक जो है फेसबुक पर, उन्होंने तमाम सोशल साइट्स पर उन्होंने ट्वीट भी किया था, तमाम सोशल साइट्स पर उन्होंने अपलोड भी किया था चीजों को, जिसमें वो ये दिखा रहे थे कि वो आम आदमी पार्टी से बहुत दुखी हैं और आम आदमी पार्टी में अब उनका भविष्य नहीं है, क्योंकि ही इज द राइट मैन बट नॉट इन द राइट पार्टी। अब उनके लिए राइट पार्टी क्या है? उनके लिए राइट पार्टी बीजेपी है। और अक्सर आप सुनते होंगे बीजेपी वॉशिंग मशीन है, जितने करप्ट लोग होते हैं वो बीजेपी में चले जाते हैं और फिर वहां वो साफ हो जाते हैं। जैसे वॉशिंग मशीन में गंदा कपड़ा साफ हो जाता है, ऐसे बीजेपी भी एक वॉशिंग मशीन है। अलग अलग पार्टी से भ्रष्ट लोगों को, जिनके ऊपर ईडी का, इनकम टैक्स का या किसी का भी केस चल रहा होता है, बीजेपी ऑपरेशन लोटस चला के उनको अपने में मिला लेती है और फिर उनके सारे स्पॉट, उनके सारे करप्शन साफ हो जाते हैं, माफ कर दिया जाता है उनको, और उनके ऊपर जितना भी जांच रेड वगैरह होती है उस सबको रोक दिया जाता है। ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल्स आपको मिलेंगे, दिखेंगे भारत की राजनीति में। बहरहाल कहानी तो कुल यही है कि अब राघव चड्ढा जो हैं वो बीजेपी के हो चुके हैं और अकेले नहीं हुए हैं, अपने साथ कई और लोगों को भी ये लेकर के आए हैं। अब अपने साथ ही किसको किसको लेके आए हैं? क्योंकि अकेले अगर आते तो इनकी सदस्यता खत्म होने का डर था, इसलिए अकेले होकर के या अकेले बीजेपी में शामिल नहीं हुए हैं, कई और लोगों को भी ये लेकर के। इसीलिए आप एक टर्म बहुत सुन रहे होंगे, क्या राघव चड्ढा की सदस्यता राज्यसभा से जा सकती है? आम आदमी पार्टी राज्यसभा के चेयरमैन को इनकी सदस्यता को खत्म करने के लिए कहेगी, जिसको हम लोग पॉलिटी में कहते हैं एंटी डिफेक्शन लॉ। क्या इनकी सीट जाएगी? क्या इनके ऊपर एंटी डिफेक्शन लॉ, दल बदल कानून जो है, दल बदल विरोधी कानून जो है, क्या वो लगेगा? और क्या इनके साथ उन लोगों की भी सीट जाएगी जिनको ये लेकर के आ रहे हैं? यही सब आज हमें आपके साथ समझना है कि दल बदल विरोधी कानून क्या है, कब लगता है, क्यों लगता है, उसका एक्सेप्शन क्या है, और क्या राघव चड्ढा के ऊपर यह खतरा है कि उनकी सदस्यता राज्यसभा से जा सकती है? तो देखिए, जैसा मैंने आपको बताया, ये अकेले तो आए नहीं है, क्योंकि भाई पढ़े लिखे आदमी, इनको ही पता है कि अगर हम अकेले जाएंगे राज्यसभा से, अकेले अगर हम आम आदमी पार्टी को छोड़ के बीजेपी में जाएंगे तो हमारी सदस्यता चली जाएगी। तो इसी वजह से ये अपने साथ कई लोगों को लेकर के आए, जैसे स्वाति मालीवाल। स्वाति मालीवाल का भी पंगा बहुत हुआ था अभी अरविंद केजरीवाल जी से, कि इनके ऊपर फिजिकली अटैक वगैरह हो गया था अरविंद केजरीवाल के। जब अरविंद केजरीवाल सीएम हुआ करते थे दिल्ली के, तो ये मिलने गई थी उनके घर, जो ऑफिशियल उनका रेसिडेंस है,
वहां पर इनके ऊपर फिजिकल असॉल्ट वगैरह हुआ तो वो भी बड़ा न्यूज में था। तो अरविंद स्वाति मालीवाल ये भी राज्यसभा की सदस्य हैं। हरभजन सिंह, नाम आप सब जानते ही होंगे, द फेमस बॉलर, द फेमस क्रिकेटर हरभजन सिंह हो गए। तो कुल मिलाकर के 7 ऐसे आम आदमी पार्टी के सांसद हैं जिनको राघव चड्ढा जो है अपने साथ बीजेपी ज्वाइन कराते हैं, बीजेपी ज्वाइन करा रहे हैं, ये न्यूज में है। अब वही जो मैं आपसे कह रहा था कि क्या इन सांसदों की राज्यसभा की मेंबरशिप जा सकती है, विल दे फेस डिस्क्वालिफिकेशन आफ्टर ज्वाइनिंग बीजेपी, तो क्या इनके ऊपर एंटी डिफेक्शन लॉ अप्लाई हो रहा है? तो देखिए ये पूरी कहानी है। आप देखिए राज्यसभा में आम आदमी पार्टी के 10 मेंबर्स हैं, टोटल 10 की स्ट्रेंथ है राज्यसभा में। ओके, आप सबको पता है कि भारत की संसद के, इंडियन पार्लियामेंट के 2 चैम्बर्स होते हैं। वन इज द अपर हाउस जिसको हम राज्यसभा कहते हैं, सेकेंड इज द लोअर हाउस जिसको हम लोकसभा कहते हैं। और राज्यसभा में जो इलेक्शन होता है ये इनडायरेक्ट होता है, आम नागरिक, आम जनता, हम और आप इसमें वोट नहीं करते। जो लोकसभा होती है इसमें डायरेक्ट इलेक्शन होता है, हम लोग वोट करते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल 2024 में इलेक्शन लोकसभा का हुआ, अब 29 में होगा, तो हम लोग वोट करेंगे। बट यहां राज्यसभा में आम नागरिक वोट नहीं करता, इसलिए राज्यसभा में इनडायरेक्ट इलेक्शन होता है और पब्लिक के बिहाफ पर यहां पर विधानसभा के जो एमएलएज होते हैं वो वोट करते हैं राज्यसभा। एंड राज्यसभा इज नोन एज द अपर हाउस, इसको अपर हाउस कहा जाता है राज्यसभा को। यहां माना जाता था कि इलीट क्लास के लोग, इलीट क्लास इन द सेंस का मतलब इंटेलेक्चुअल्स लोगों को राज्यसभा में रखा जाए, जिससे बेहतर कानून बने, बेहतर कानून से बेहतर समाज बनेगा, बेहतर समाज से हम बेहतर राष्ट्र का निर्माण कर पाएंगे। इसी उम्मीद से हमारे कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स ने राज्यसभा का कॉन्सेप्ट दिया था। और साथ ही साथ लोकसभा की जो तानाशाही है, लोकसभा की जो डिक्टेटरशिप है, उसको भी काउंटर किया जा सके, चेक एंड बैलेंस मेंटेन हो। क्योंकि कोई पार्टी अगर केवल लोकसभा में ही मेजॉरिटी में आ जाती, अगर भारत में केवल लोकसभा ही होती और अगर पार्टी लोकसभा में मेजॉरिटी में रहती, तो उसके ऊपर कोई चेक एंड बैलेंस नहीं होता। और क्योंकि इंडिया एक फेडरल कंट्री है, एक फेडरलिज्म के कॉन्सेप्ट को हम फॉलो करते हैं, तो इन फेडरलिज्म यू हैव 2 चैम्बर्स, तो वन इज द अपर हाउस एंड सेकंड इज द लोअर हाउस। ओके, ये छोटा सा इंट्रोडक्शन था राज्यसभा के बारे में, जिन्हें नहीं पता है उनके लिए। अब जो हम आपको बता रहे थे कि राज्यसभा में आम आदमी पार्टी 2012 में फॉर्म होती है अरविंद केजरीवाल जी के लीडरशिप में। और शायद आपको मालूम हो, अगर नहीं है तो मैं आपको बता दूं कि इसका जन्म जो है करप्शन के खिलाफ हुआ था, भारत की राजनीति में एक अल्टरनेटिव देने के लिए हुआ था, एक वैकल्पिक राजनीति करने के लिए हुआ था। कांग्रेस और बीजेपी या जितने और दल हैं उनसे, उनके अलग जाकर के, उनसे हटके आम जनता के सामने एक अल्टरनेटिव पॉलिटिक्स करने के लिए पार्टी जो है आई थी सत्ता में, या ये पार्टी फॉर्म हुई थी। डॉक्टर मनमोहन सिंह की सरकार थी, कांग्रेस की गवर्नमेंट थी यूपीए की। उस समय लोकपाल को लेकर के जबरदस्त दिल्ली में धरना प्रदर्शन हुआ था। अरविंद केजरीवाल, आपके कुमार विश्वास, समझ रहे हैं, किरण बेदी जी, तमाम ऐसे बड़े बड़े जो लीडर्स हैं, ये लोग उस धरने प्रदर्शन में शामिल थे। वहां से इस पार्टी का जन्म हुआ। तो पहले तो अरविंद केजरीवाल चिल्लाते थे कि भैया हम राजनीति में नहीं आना चाहते, बाद में उन्होंने राजनीति में कदम रखा, उन्होंने अपनी पार्टी बना ली। अब इस पार्टी के आप देखेंगे तो ये मेंबर्स आपको मिल जाएंगे जो राज्यसभा के सांसद हैं। 10 राघव चड्ढा हैं, संजय सिंह हैं, संदीप पाठक हैं, अशोक मित्तल है, हरभजन सिंह है, नारायण दास गुप्ता है, राजेंद्र गुप्ता है, स्वाति मालीवाल है, विक्रमजीत सिंह साहनी है और आपके संत बलबीर सिंह है। टोटल ये 10 मेंबर्स हैं राज्यसभा के इस समय। अब इन राज्यसभा के 10 मेंबर्स में से 7 मेंबर्स आउट ऑफ 10, ये 7 मेंबर जो हैं ये आम आदमी पार्टी को छोड़ के बीजेपी ज्वाइन करेंगे, जिसमें से राघव चड्ढा की कल मुलाकात हुई थी नितिन नबीन जी से और तमाम गर्मजोशी के साथ उनका स्वागत किया गया था। तो मैंने आपको बताया ना, भारत की राजनीति में कोई नैतिकता नहीं चलती, कोई मोरालिटी नहीं चलती। यहां आप जितने बेशरम हैं, यहां आप जितने
बेशरम होंगे उतना ही आपको सफलता मिलेगी राजनीति में। आप एक दिन पहले तक किसी को खूब गाली दीजिए और दूसरे दिन जो है आप उसी में शामिल भी हो सकते हैं, हो जाते हैं। ये स्कोप भारत में है और ज्यादातर पॉलिटिक्स में ऐसा आपको अक्रॉस द ग्लोब मिलेगा। हां, भारत में ये चीजें कुछ ज्यादा ही मिल जाती हमारे देश में। तो ये 7 मेंबर्स हैं जो अब बीजेपी के हो चुके हैं, समझ रहे हैं। अब इनमें से किसी की नैतिकता जाग जाए तो घर वापसी हो जाए, दैट्स अ डिफरेंट थिंग। बट अभी फिलहाल ये 7 मेंबर, जिसमें हरभजन सिंह है, राजेंद्र गुप्ता है, विक्रमजीत सिंह साहनी है, स्वाति मालीवाल है, संदीप पाठक है, अशोक मित्तल है और राघव चड्ढा है। तो आउट ऑफ 10 मेंबर्स 10 में से 7 तो भैया बीजेपी में आ गए, बीजेपी का दामन थाम रहे हैं, जिसमें से 2-3 लोगों ने तो कल ही थाम लिया। अब आप देखिए 10 में से 7 आ गए तो राज्यसभा में कितने बचेंगे आम आदमी पार्टी में? 3। इसका मतलब है कि 2/3 मेंबर तो बीजेपी में आ ही रहे हैं। और जब 2/3 मेंबर बीजेपी में आ रहे हैं, 2/3 मेंबर जब किसी पार्टी से हटते हैं तो उसके ऊपर एंटी डिफेक्शन लॉ अप्लाई नहीं होता। इसीलिए राघव चड्ढा को कोई भी डर नहीं है कि उनकी सदस्यता चली जाएगी, या जो और मेंबर्स आ रहे हैं उनको यह डर हो कि उनकी सदस्यता चली जाएगी। मैंने आपसे कहा भाई देखिए, राघव चड्ढा जो है वो कोई अनपढ़ तो है नहीं, उनको भी सब पता है कि कौन सा कानून है क्या नहीं। और जब मैं बीजेपी में जा रहा हूं तो अकेले तो जाऊंगा नहीं, क्योंकि अकेले जाऊंगा तो मेरी सदस्यता मेंबरशिप राज्यसभा से चली जाएगी। तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने अपने साथ साथ कई और लोगों को शामिल किया। अब तो वो तो ये भी कह रहे हैं कि आम आदमी पार्टी के पंजाब के कई विधायक, 60+ विधायक उनके टच में हैं एंड दे वांट टू ज्वाइन बीजेपी। वो बीजेपी में आना चाहते हैं। तो इस वजह से अब जो क्वेश्चन उठ रहा है कि क्या इनके ऊपर एंटी डिफेक्शन लॉ लगेगा, क्या इनकी सदस्यता जाएगी? कोई सदस्यता नहीं जाएगी। अब देखिए एंटी डिफेक्शन लॉ क्या कहता है, यह आया कब? दरअसल जब देश हमारा आजाद हुआ उसके बाद एक प्रोसेस देखा गया भारत की राजनीति में कि यहां पर पार्टियों का बदलना जो है वो बहुत फैशन में था और लोग बड़ी जल्दी जल्दी दल बदल लिया करते थे। आज इस दल में, कल उस दल में, सुबह इस दल में, शाम को उस दल में। ऐसे ही 67 में एक इंसिडेंट हुआ हरियाणा में। वहां के एक इंडिपेंडेंट विधायक थे गयालाल। गयालाल ने एक दिन में 3 पार्टीज बदल ली। एक दिन में 24 घंटे के अंदर इन्होंने 3 दल बदले। और इन्हीं के ऊपर फिर एक फेमस कहावत आ गई, आयाराम गयाराम। तो आयाराम गयाराम का मतलब होता है द पर्सन हु इज नॉट स्टेबल। तुम आज इस दल में हो, कल इस दल में हो, फिर परसों उस दल में हो। ऐसा आज भी मिलता है, ऐसा उस समय भी था। आज अब थोड़ा सा चीजें चेंज हो चुकी हैं। उस समय बड़ा फ्रीक्वेंटली और एक इंडिविजुअल भी कर लेता था, अब आदमी इंडिविजुअली नहीं करता क्योंकि एंटी डिफेक्शन लॉ इज देयर। अच्छा, होता क्या है, दल बदलना, चलिए ठीक है, दल बदलना इज अलाउड। भाई आपका कभी भी किसी पार्टी से डिफरेंसेस हो सकते हैं, आइडियोलॉजिकल डिफरेंसेस हो सकते हैं। डेमोक्रेसी में इट्स ओके कि आज मेरी आइडियोलॉजी कांग्रेस के साथ है, बट ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम कांग्रेस का कोई काम ऐसा है जो मुझे नहीं पसंद आया। अब मैं कांग्रेस के साथ अपने आप को बहुत ज्यादा कंफर्ट फील नहीं करता, सो आई वॉन्ट टू क्विट कांग्रेस। तो मैं कांग्रेस छोड़ सकता हूं, यू हैव दिस फंडामेंटल राइट। सो व्हाट्स द हार्म इन दैट? बिल्कुल हो सकता है, कोई इसमें गलत बात नहीं है। लेकिन जब यह बहुत फ्रीक्वेंटली होने लग जाता है, जल्दी जल्दी होता है, तो लोकतंत्र को इससे खतरा होता है। डेमोक्रेसी में गवर्नमेंट स्टेबल नहीं रहती, पार्टी बदल के सरकारें गिरा दी जाती हैं, सरकारें बना दी जाती हैं। तो 60 और 70 के दशक में यह बहुत होता था हमारे देश में। पार्टीज बन रही हैं, पार्टीज गिर रही हैं, सरकारें बन रही हैं, सरकारें गिर रही हैं। तो अक्सर चुनाव, जब सरकार गिर जाएगी तो चुनाव होगा, तो चुनाव होगा तो जनता के ऊपर उसका फाइनेंशियल बर्डन पड़ेगा और उससे डेमोक्रेसी कमजोर होती है। तो भाई सबने अब इसका एक रास्ता निकालने की सोची, कहा यार ये तो गलत फैशन है, ऐसा नहीं होना चाहिए, कुछ उस पर लिमिटेशन होनी चाहिए। तो 1985 में राजीव गांधी जी की सरकार थी। राजीव गांधी गवर्नमेंट ने कॉन्स्टिट्यूशन में 52nd नंबर का अमेंडमेंट कर दिया, 52nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1985 में। और इस अमेंडमेंट के थ्रू 10th शेड्यूल जोड़ दिया कॉन्स्टिट्यूशन में, 10th शेड्यूल। और ये 10th शेड्यूल जोड़ करके, या इसी को कह लीजिए एंटी डिफेक्शन लॉ कहा जाता है।
इसी 10th शेड्यूल में एंटी डिफेक्शन लॉ आ गया 1985 में विथ योर 52nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, जिससे ये जो दल बदल रहे थे नेता लोग, क्योंकि पैसा दे करके, लालच दे करके, कोई मंत्रालय का लालच दे के कि तुम मेरे साथ आ जाओ, हम तुम्हें गृह मंत्री बना देंगे, या लो हम तुम्हें 10 करोड़ रुपए दे रहे हैं। तो पॉलिटिक्स में पद की लालच, पैसे की लालच, ये सब खेल चलने लग गया। और किसी भी एक हेल्दी डेमोक्रेटिक सेटअप में ये अच्छा नहीं होता। तो ये हुआ कि नहीं यार, इस पर कुछ तो लिमिटेशन होनी चाहिए। तब लिमिटेशन लगाने के लिए ही एंटी डिफेक्शन लॉ जो है वो लाया गया, जिससे हम स्टेबिलिटी, डेमोक्रेसी में हम एक स्टेबिलिटी को ला सके। अब देखिए, दल बदल कानून जो है एंटी डिफेक्शन लॉ, ये किस पर लगता है और किस पर नहीं लगता, ठीक है। तो कब लगता है ये एंटी डिफेक्शन लॉ? जब कोई वॉलेंटरली रिजाइन कर दे। अगर कोई एक व्यक्ति है, देखिए, वॉलेंटरली गिव अप देयर मेंबरशिप ऑफ द पॉलिटिकल पार्टी ऑन हुज टिकट दे हैव इलेक्टेड। अगर जिस पार्टी ने आपको टिकट दिया, आप जिस पार्टी से चुनाव लड़े, आपने स्वेच्छा से उस पार्टी से अगर आपने रिजाइन कर दिया, तो आपके ऊपर एंटी डिफेक्शन लॉ लग जाएगा। समझ रहे हैं आप? दूसरा, एक तो कारण ये हो गया। दूसरा कारण, अगर आप विप का वायलेशन करते हैं, विप एक टर्म आता है पॉलिटी में, विप का मतलब ये होता है कि जैसे अभी जब 131st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट पेश हुआ था, तो बीजेपी ने विप जारी किया था। तो विप का मतलब आप समझ सकते हैं, अ टाइप ऑफ इंस्ट्रक्शन, अ टाइप ऑफ डायरेक्शन, अ टाइप ऑफ ऑर्डर, जिसमें पार्टी अपने मेंबर से कहती है, अपने सांसदों से, अपने विधायकों से। अच्छा, एक चीज और आपको बता दें, ये जो एंटी डिफेक्शन लॉ है, ये सांसद और विधायक दोनों पे लगता है, याद रखिएगा। सांसदों पर भी लगता है और विधायकों पर भी हो सकता है। तो मैं ये जो बता रहा था, विप, तो अगर कोई पार्टी ने विप जारी किया, तो वो अपने सांसदों को, अपने विधायकों को इंस्ट्रक्शन देती है कि भैया, कल देखो विधानसभा में, संसद में जबरदस्त बिल आ रहा है और उस पर हमें चर्चा करानी है। तो इसका मतलब है कि सबको वहां पर प्रेजेंट होना जरूरी है, सबको। तो अगर पार्टी ने विप जारी किया है, तो यू हैव टू फॉलो दैट, आपको उसको फॉलो करना है। अब अगर कोई विप जारी नहीं करता, दैट इज इशूड बाय द पॉलिटिकल पार्टी विदाउट प्रायर इंफॉर्मेशन, तो उसके ऊपर एंटी डिफेक्शन लॉ लग जाएगा, क्योंकि मान लिया जाएगा कि तुम पार्टी लाइन से अलग हो गए। तो बीजेपी ने अगर विप जारी किया कि भैया सबको आना है और सबको वोट करना है, और तुम नहीं आए, आप एब्सेंट हो गए, तो अगर आप एब्सेंट हो गए फ्रॉम वोटिंग इन द हाउस, तो मान लिया जाएगा कि आपने विप का वॉयलेशन कर दिया, तो आपकी मेंबरशिप जा सकती है। तो एक तो ये हो गया कि वॉलेंटरली अगर कोई रिजाइन कर दे, दूसरा अगर उसने विप का वॉयलेशन कर दिया तो उसकी मेंबरशिप जा सकती है, और तीसरा इंडिपेंडेंट मेंबर्स के लिए भी रहता है। अगर कोई मेंबर है जो इंडिपेंडेंटली चुनाव जीत के आया है, इंडिपेंडेंट का मतलब ये होता है कि किसी पार्टी के टिकट पे वो नहीं आया, निर्दलीय जिसको हिंदी में कहते हैं। जैसे राजा भैया प्रतापगढ़ से जब चुनाव लड़ते हैं विधानसभा का, तो पहले वो निर्दलीय लड़ा करते थे, खैर अब तो उन्होंने अपनी पॉलिटिकल पार्टी बना ली है। ऐसे आप बहुत सारे लोगों को सुनते होंगे, निर्दलीय चुनाव लड़ा है, निर्दलीय का मतलब होता है किसी दल के साथ आप नहीं है, इंडिपेंडेंट आप इलेक्शन लड़े हैं। तो अगर कोई इंडिपेंडेंट कैंडिडेट है और वो इलेक्शन लड़ता है, जीतता है, और वो कोई पॉलिटिकल पार्टी को ज्वाइन कर लेता है, क्योंकि चुनाव लड़े आप इंडिपेंडेंट, सत्ता में आए, आप सदन में आए और आपने किसी पॉलिटिकल पार्टी को ज्वाइन कर लिया आफ्टर बीइंग इलेक्टेड, चुनाव इलेक्ट हो जाने के बाद, तो आपके ऊपर आपकी सदस्यता जा सकती है, आपके ऊपर यह कानून लागू हो जाएगा। और उसके बाद लास्ट है नॉमिनेटेड मेंबर। देखिए, हम सब जानते हैं कि हमारे संसद में लोगों को मनोनीत किया जाता है, नॉमिनेट किया जाता है। जैसे राज्यसभा में 12 मेंबर्स को नॉमिनेट किया जाता है, राष्ट्रपति करते हैं। कला, विज्ञान, साहित्य वगैरह क्षेत्र, जैसे सचिन तेंदुलकर को किया था। ऐसे लोकसभा में होते हैं एंग्लो इंडियन मेंबर्स होते हैं, अब तो नहीं होते एंग्लो इंडियन, लेकिन आज भी नॉमिनेटेड मेंबर राज्यसभा में तो होते हैं। अब अगर ये जो नॉमिनेटेड मेंबर है, इसको पार्टी ने नॉमिनेट किया, और अगर इसने 6 महीने के बाद किसी दूसरे दल को ज्वाइन कर लिया, तो मान लिया जाएगा ये उस दल का हो गया,
और नहीं किया तो माना जाता है कि ये जिस दल ने नॉमिनेट किया ये उसी का है। तो इसके ऊपर भी एंटी डिफेक्शन लॉ जो है वो इंप्लीमेंट हो जाएगा। तो ये क्राइटेरियाज हैं जिनके आधार पर एंटी डिफेक्शन लॉ जो है वो इंप्लीमेंट होता है। ये लॉ इंप्लीमेंट होगा बोथ ऑन एमपी एंड एमएलए। अब इसके कुछ एक्सेप्शंस हैं, कुछ अपवाद हैं, और राघव चड्ढा यहीं पर अब आते हैं। इसलिए राघव चड्ढा पर यह कानून लागू नहीं होगा और राघव चड्ढा के साथ कई और मेंबर्स की मेंबरशिप नहीं जा सकती। जैसे एक्सेप्शंस क्या हैं? जैसे अगर मर्जर हो जाए, कोई पार्टी टूट जाए और जाके दूसरे में मर्ज हो जाए, दैट इज अलाउड। अगर आप वॉलेंटरली रिजाइन कर रहे हैं, दैट इज नॉट अलाउड। लेकिन भाई हम वॉलेंटरी रिजाइन ही नहीं कर रहे हैं, हम तो जाके विलय करे दे रहे हैं, मर्ज करे दे रहे हैं। तो मर्ज करने का मतलब क्या? अगर 2/3 मेंबर, 2/3 मेंबर किसी पार्टी से अलग हो जाएं तो उसको दरअसल स्प्लिट मान लिया जाता है कि वो पार्टी टूट गई। एंड दे आर नॉट क्वालिफाइड फॉर डिस्क्वालिफिकेशन, तो उन्हें आप डिस्क्वालीफाई नहीं करेंगे। तो यहां राघव चड्ढा देखिए 10 मेंबर है, 10 में से 7 ला रहे हैं, तो आ तो गए, मर्जर कर रहे हैं, वो कह रहे हैं हम तो मर्ज हो रहे हैं। आज जब वो मर्ज हो रहे हैं तो उनके ऊपर एंटी डिफेक्शन लॉ या उनकी सदस्यता नहीं जाएगी। ये पहला अपवाद है, दैट इज दी मर्जर। बात समझ में आ गया? दूसरा, ये डिफेक्शन लॉ जो है ये प्रिसाइडिंग ऑफिसर्स पर अप्लाई नहीं होता। क्यों? क्योंकि प्रिसाइडिंग ऑफिसर जैसे स्पीकर है लोकसभा का, जैसे राज्यसभा का चेयरमैन है, वो न्यूट्रलिटी को मेंटेन करने के लिए दे कैन रिजाइन फ्रॉम देयर पार्टी। ओम बिरला जी लोकसभा के स्पीकर हैं, वो अगर चाहें तो बीजेपी से अपने आप को रिजाइन कर दें कि भैया मुझे न्यूट्रल रहना है, और बाद में बीजेपी को फिर ज्वाइन कर ले। तो जो प्रिसाइडिंग ऑफिसर होता है उसके ऊपर भी ये लॉ अप्लाई नहीं होता, उसकी सदस्यता को भी कोई खतरा नहीं होता। तो एक हो गया मर्जर जिसमें राघव चड्ढा का केस है, और एक आपका प्रिसाइडिंग ऑफिसर। यहां तक बात समझ में आ गई? अब क्वेश्चन ये उठता है, अगर किसी मेंबर की मेंबरशिप को कैंसिल करना है तो ये कौन डिसाइड करेगा? डिसाइसिव अथॉरिटी कौन होती है? बहुत सिंपल है, डिसाइसिव अथॉरिटी। देखिए, द पावर टू डिसाइड ऑन डिस्क्वालिफिकेशन रेस्ट विद द प्रिसाइडिंग ऑफिसर ऑफ द हाउस। जो सदन का प्रिसाइडिंग ऑफिसर है वो डिसाइड करेगा डिस्क्वालिफिकेशन के मेंबर पर। जैसे अगर लोकसभा में है तो स्पीकर, विधानसभा में है तो भी स्पीकर, और राज्यसभा में है तो चेयरमैन, और विधान परिषद में है तो भी चेयरमैन। तो जो प्रिसाइडिंग ऑफिसर होगा वो लास्ट डिसाइसिंग या डिसाइसिव अथॉरिटी होगा, उसी को डिसाइड करना है, वो डिसाइडिंग अथॉरिटी होता है। अब ये क्लियर? अच्छा, इसमें भी खेल होता था, क्योंकि स्पीकर जो होते हैं वो किसी पार्टी के जैसे हैं। अब वो क्या करते थे, अपनी पार्टी की तरफ ज्यादा लॉयल्टी दिखाने के लिए अपने पार्टी के फेवर में डिसीजन ले लेते थे, या लेते ही नहीं थे। पेंडिंग पड़ी हुई है एप्लीकेशन की, इनकी मेंबरशिप जाएगी कि नहीं जाएगी, डिसाइड ही नहीं कर रहे हैं। और वो व्यक्ति मजा ले रहा है, लोकसभा की मीटिंग भी अटेंड कर रहा है, लोकसभा में आ भी रहा है, विधानसभा में भी आ रहा है। क्यों? क्योंकि स्पीकर जो है उसके केस पर अभी डिसाइड ही नहीं कर पा रहे। तब फाइनली एक 1992 में बड़ा फेमस केस आया, दैट इज नोन एज किहोटो होलोहान केस। इस किहोटो होलोहान केस में सुप्रीम कोर्ट ने स्पीकर का जो एक्शन होगा उसके जुडिशियल रिव्यू की बात कर दी। कहा स्पीकर का एक्शन विल नॉट बी द लास्ट डिसीजन, अब उसका जुडिशियल रिव्यू हो सकता है, क्योंकि यहां स्पीकर जो है वो पार्टी के फेवर में जाके डिसीजन लेने लग गए। तो जिसकी सदस्यता नहीं जानी चाहिए उसकी चली जा रही है, जिसकी जानी चाहिए उसकी जा ही नहीं रही है। तो ये जो केस आया किहोटो होलोहान केस में, इसमें कहा गया कि स्पीकर जो है वो क्योंकि एक जुडिशियल, क्वासी जुडिशियल की तरह काम कर रहा है, जब वो डिसाइड कर रहा है किसी के डिस्क्वालिफिकेशन के मैटर पर, तो बिल्कुल उसको चैलेंज किया जा सकता है सुप्रीम कोर्ट में। सो ओरिजिनली द लॉ स्टेटेड द प्रिसाइडिंग ऑफिसर्स डिसीजन वाज फाइनल एंड कुड नॉट बी चैलेंज्ड इन कोर्ट। भाई ये तो शुरुआत में था। हाउएवर इन द किहोटो होलोहान केस
द सुप्रीम कोर्ट रूल्ड दैट स्पीकर एक्ट्स एज अ ट्रिब्यूनल, वही क्वासी जुडिशियल जैसा स्पीकर काम कर रहा है, मीनिंग देयर डिसीजन इज सब्जेक्टेड टू जुडिशियल रिव्यू बाय हाई कोर्ट्स एंड द सुप्रीम कोर्ट। क्योंकि आप क्वासी जुडिशियल की तरह काम कर रहे हैं तो आपके किसी भी डिसीजन को हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया जा सकता है। इसका मतलब है कि आज की कंडीशन यह है कि स्पीकर जो डिसीजन लेगा ऑन द मैटर ऑफ डिस्क्वालिफिकेशन उसका जुडिशियल रिव्यू हो सकता है। तो कुल मिलाकर के अब कहानी यहां पर यह है कि राघव चड्ढा फाइनली तो बीजेपी में चले गए हैं, उनके सारे दाग अच्छे हो गए, अब वो बीजेपी का दामन उन्होंने पकड़ लिया है। अब देखें कब तक बीजेपी में रहते हैं, कहीं फिर ना आ जाए आम आदमी पार्टी में या बीजेपी से कहीं और ना चले जाए। अच्छा, उगते हुए सूरज को हर कोई सलाम करता है, जो जीता वो सिकंदर और जो नहीं जीता वो बंदर। अच्छा, बीजेपी का ग्राफ इस समय सबसे ऊपर है तो इसीलिए हर पॉलिटिकल पर्सन बीजेपी को ही ज्वाइन करना चाहता है। तो राघव चड्ढा भी बीजेपी में ही आना चाहते थे और ये सिग्नल उन्होंने बहुत पहले ही दे दिया था। जब वो राज्यसभा में उन्होंने जब क्वेश्चन पूछने शुरू किए और जब उन्होंने अपने वीडियोस वगैरह शेयर किया सोशल मीडिया पर, तो ये क्लियर हो गया कि अब वो आम आदमी पार्टी का दामन छोड़ेंगे और वो कहीं और जाएंगे। तो कहां जाएंगे? कांग्रेस तो जाएंगे नहीं, तो जाहिर सी बात है बीजेपी में जाएंगे। तो कुल मिलाकर के अब राघव चड्ढा के साथ साथ कई और आम आदमी पार्टी के मेंबर्स बीजेपी में आ चुके हैं और जो ये क्वेश्चन उठ रहा है कि उनकी सदस्यता चली जाएगी, अब ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला, क्योंकि वो अकेले नहीं गए हैं, 2/3 को लेके गए, 2/3। और जब 2/3 लोग पार्टी से जाते हैं तो वो पार्टी में स्प्लिट माना जाता है, मर्जर माना जाता है। तो खैर फिलहाल उनकी सदस्यता जो है वो खतरे में नहीं है। अब आगे देखते हैं राघव चड्ढा अब आगे बीजेपी का के साथ अब वो कितने दिन तक रहते हैं, कहां से फिर उनकी वहां से फिर उनकी जर्नी क्या होती है, फिर कहीं आम आदमी पार्टी में ना आ जाए या किसी और दल में ना चले जाए, क्योंकि भारत में ये सब बड़ा कॉमन है, आदमी दल बदलता रहता है, हमारे के यहाँ बड़ा ईजी है दल बदलना। तो चलिए फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, फिर नेक्स्ट वीडियो में आपके साथ फिर मिलूंगा, तब तक के लिए जय हिंद।